चलो आगे देखो। हम सब पढ़ रहे थे सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। ठीक, पृष्ठ तनाव क्या होता है सीखे, पढ़े, आगे ना लो। अंतराणविक बल, अंतरा आणविक बल, इंटर मोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक बल। ठीक, देखो समझो पर होता क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्स होता क्या है, किसे कहते हैं हम लोग? किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य, किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य यानी बीच लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या हैं? अंतराणविक बल कहते हैं। लिखो, किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य, किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को अंतराणविक बल कहते हैं। अंतराणविक बल कहते हैं। उसमें आगे लिखो, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच किसी पदार्थ के अणुओं के बीच यह बल, किसी पदार्थ के अणुओं के बीच क्या लिखे? किसी पदार्थ के अणुओं के बीच यह बल जितना प्रबल होता है, जितना प्रबल होता है उसके कण उतना ही अधिक मजबूती से बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। क्या लिखा गया? किसी पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या जी? अंतराणविक बल। और किसी पदार्थ के अणुओं के बीच यहाँ पर इतना क्या होता है? प्रबल होता है। एक उसके कण क्या होते? उतने ही मजबूती से बंधे होते। तुम लोग जानते हो ठोस के कणों के बीच में दूरी क्या होती है? बहुत ही कम होती है। यानी उनकी कणों के बीच में क्या होता है? अंतराणविक बल क्या होता है? बहुत ज्यादा कार्य करता है। तो ठोस के कणों के बीच में अंतराणविक बल ज्यादा कार्य करता है, इसलिए ठोस कण क्या होते हैं? बहुत ही मजबूती से बंधे होते हैं। देख लो, ठोस के कणों के बीच में, ठोस के कणों के बीच में ठोस के कणों के बीच में अंतराणविक बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। इसलिए ठोस के कण
इसलिए ठोस के कण अधिक मजबूती से बंधे हुए होते हैं, परंतु गैस के कणों के मध्य अंतराण्विक बल बहुत कमजोर होता है। इसलिए गैस के कण कम मजबूती से क्या होते हैं, बंधे होते हैं। देखो, अगर हम बात करें ठोस के अणुओं का आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। तो किस कारण, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ही कारण गैस के कणों का आकार आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्यों? उसके कणों बीच में क्या करता है, अंतराण्विक बल क्या होता है, बहुत ही कम काम करता है, जैसे कि उसका आयतन दोनों क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो ये हुए इतना बात, यहां तक किसी कोई डाउट नहीं। अब देखो, अंतराण्विक जो बल होता है दो प्रकार का, उसे हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम स्टार्ट में पढ़े थे, वहां पर यहां थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। एक पढ़े थे ससंजन बल, दूसरा क्या पढ़े थे, आसंजन बल। तो लिखो अंतराण्विक बल के प्रकार। अंतराण्विक बल के प्रकार। उसे लिखो यहां, बल दो प्रकार का होता है। यह बल दो प्रकार का होता है। ठीक, वहां लिखो ससंजन बल कोहेसिव क्या हुआ, सही लिखा हो? चलो, कोहेसिव फोर्स। अब ससंजन बल क्या होता है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले बल हम लोग कहते क्या है, ससंजन बल। ठीक, चलो देखो, तो ससंजन बल क्या है जी, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम लोग कहते क्या है। देखो, किसी एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजन
बल कहते हैं। ठीक, तो किसी एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम लोग क्या करेंगे? स्वतंजन बल कहते हैं। देखो जैसे इसी में लिखते हो, ससंजन बल के कारण ही ससंजन बल को लिख लो पृष्ठ तनाव। ससंजन बल कौशल पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंदें गोलाकार, जल की बूंदें गोलाकार होती है। ठीक, तो ससंजन बल के कारण ही क्या होता है? जल की बूंदें क्या होती हैं? गोलाकार होती हैं। ध्यान रहे चीज। अब बताओ ससंजन बल है क्या? हमने बोला एक ही प्रकार के अणुओं के बीच, यानी बूंद और बूंद के बीच में जो बल काम करता है कौन बल होता है? ससंजन बल। कौन सा बल है? ससंजन बल। बूंद और बूंद के बीच में जो बल काम करे, मतलब ठोस और ठोस बीच में जो काम करे, वो कौन बल है? वो ससंजन बल है। ठीक, तो आप पर ससंजन बल होता है। जैसे लिख लो, जैसे लिखो, जैसे जड़ के अणुओं के मध्य, कांच के अणुओं के मध्य जैसे जल के अणुओं के मध्य ठीक, कांच के अणुओं के मध्य ठीक, तो जल के अणुओं के मध्य मतलब ये बताओ, कोई वर्षा की बूंद है तो क्या एक कणों से बना होगा? वो बहुत सारे कणों से बना हुआ है। हमारा ही शरीर है, हमारा शरीर क्या एक कोश से बना हुआ है? लाखों अरबों कोशिकाओं से मिलकर क्या हुआ? हमारा शरीर बना हुआ है। उसी प्रकार से जो जल की बूंदें हैं, जल की जो बूंद बनी हुई है, क्या उसमें एक कण होंगे? उसमें कण के अनगिनत कण होंगे। ठीक, अब बताओ, तो वही बहुत सारे कण मिलकर क्या बना रहे हैं? एक बूंद का निर्माण कर रहे हैं। तो वहां पर जल के अणु बन रहे हैं, जो जल के कण बन रहे हैं, तो जल के कणों बीच में कौन बल काम किया? ससंजन बल। और ध्यान रहे, इसी ससंजन बल कारण ही जल की बूंदें क्या होती है? गोलाकार होती हैं। यह कांच हो गया, ठोस हो गया। ठीक, चाहे हम कहते ठोस के बीच में, द्रव के बीच में, तुम ऐसे समझ सकते हो। अगर तुमको डाउट हो ना, तो अगर समझ लो ठोस हुआ, ठोस बीच में किसके लिए? ठोस हुआ, ठोस। ठीक, द्रव के बीच में, द्रव के बीच में जो बल काम करेगा, ये बताओ। कोई लकड़ी है, लकड़ी को हम जब काटते हैं, लोहे को जब काटते हैं उससे क्या निकलता है? लकड़ी काटते हैं उससे निकलता है मुरादा। लोहे काटते उसमें क्या? छोटे छोटे कण। जो छोटे छोटे कण हैं वो किस बल से बधे हुए हैं? इसी बल से बधे हुए हैं। ठीक, तो जो लकड़ी है, जो लोहा है, वो क्या है? एक ही पदार्थ है, एक ही पदार्थ है। उसी एक पदार्थ के अंदर क्या? बहुत सारे कण हैं। और कण क्या है? एक प्रकार के बल से क्या हुए हैं? बधे हुए हैं। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ससंजन बल बोलेंगे। तो वही है, किसी एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले बल को हम लोग कहते क्या? आकर्षण बल को ससंजन बल कहते हैं। द्रव, पानी बह रहा है, तो पानी बहते समय उसके बीच में क्या लगता है? एक बल लगता है। तो अभी कौन बल काम कर रहा है? ससंजन बल काम कर रहा है। ठीक, बात समझ में आई? ये चीज हुआ। चलो इसको फिर आगे पार करते हैं। मुझे लिखो। ठीक,
विरोधी क्लास चलेगा इधर। आगे लिखो दूसरा, आसंजन बल। आसंजन बल, एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स, बोलो मत। इसमें क्या लिखोगे? किसी भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य। देखो, किसी भिन्न भिन्न प्रकार के इसको मैंने पढ़ाया था, लेकिन सार से पढ़ाया था। किसी भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। क्या हुआ? आसंजन बल कहते हैं। तो किसी भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य जो बल कार्य करता है उसको हम लोग कहते क्या जी? आसंजन बल। हमने कहा था अगर मैं इस मार्कर से बोर्ड पर लिख पा रहा हूं तो कौन सा बल है? आसंजन बल नहीं है। मार्कर एक अलग जाति का हुआ, बोर्ड एक क्या हुआ? अलग जाति का हुआ। बताया उस टाइम अलग अलग प्रकार का चीज। जैसे मार्कर व बोर्ड के बीच, बोर्ड के लिखो मत, अभी रुके रहो। मार्कर व बोर्ड के मध्य अगर हम मार्कर से बोर्ड पर लिख पा रहे हैं कौन बल काम कर रहा है? हाँ ठीक। अगर हम पेन से पन्ने पर लिख पा रहे हैं कौन सा बल काम किया? हाँ। हमारे आंखों में काजल लगाए जा रहे हैं कौन सा बल काम कर रहा है? आसंजन बल। और कुछ? ओठों पर लिपस्टिक लगाई जा रही है तो भी कौन बल है? आसंजन बल। देख लो, बस बस बस। देखो आगे, ठीक। पेन व पन्ने के मध्य अब तो क्या थोड़ा लगा के लहरा लिया, इसे पूरा फैल गया। ठीक हो गया। पेन व पन्ने के मध्य, दूसरा क्या बोला जी? जाने दो, लिख लो अभी। आंख व काजल के मध्य जो बल काम किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आसंजन बल। उतारो फटाक से, उतार लो, आगे चलते हैं। चलो आगे देखो। आगे हम लोग पढ़ेंगे सबसे मेन चीज, अधिक दाब क्या होता है? एक्सेस प्रेशर। ये सबसे मेन ध्यान, बोलो मत शांत रहो। अब सब लोग का ध्यान देना चाहिए। मान लो एक कोई मान लो बूंद है, क्या है? बूंद है, ठीक। चलो ये क्या है जी? एक कोई बूंद है। अब बूंद पर मान लो कैसे उस पर बल कार्य कर रहा है, ठीक। कैसे उस पर फोर्स कार्य कर रहा है। अगर वो बूंद है तो इस पर तुम लोग जानते होंगे वायुमंडलीय दाब काम कर रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत ही ध्यान में देना। इस पर वायुमंडलीय दाब काम किया। कौन काम किया? वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब काम किया, इसी हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। साथ साथ
यह जो वायुमंडलीय दाब होगा इस बूंद के क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास कर रहा होगा, मतलब उसके आयतन को कम करने का प्रयास कर रहा होगा। साथ साथ इस पर एक बल और लग रहा होगा, ये दाब एक बल ही है, इस पर एक बल अंदर की ओर लग रहे होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। उसको हम बल का नाम देंगे, जो बल होगा उसको हम लोग कहते हैं पृष्ठ तनाव। क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव, जिसको हम लोग दिखाते हैं टी से। क्या कहते हैं? टी से। मतलब इस बूंद पर बाहर से कितने बल काम किए कर सकते हो? कितने बल काम किए? एक वायुमंडलीय दाब काम किया, एक क्या काम किया? पृष्ठ तनाव। और दोनों ही इसको क्या करते हैं? इसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब वायुमंडलीय दाब और पृष्ठ तनाव ये दोनों मिलकर के इसके क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्योंकि इसका यह जो बूंद है यह गोलाकार बनी रहे, अब भैया ज्यादा दबाव काम करेगा तो एक जगह पति देगा ना, तो इसका अस्तित्व क्यों जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या करेगा? इस पर बाहर से अंदर की ओर दाब लगा, दो दाब लगे, मतलब दो बल लगे, एक है। अब अंदर से भी बाहर की ओर क्या लगेगा? एक दाब लगे, कह सकते हो बल लगेगा, ठीक, जो क्या करेगा? इन दोनों दाबों का करेगा, मेंटेन करेगा, संतुलित करेगा। आप ध्यान समझो। तो अंदर से भी इस पर दाब लगेंगे। क्या लगेंगे? दाब लगेंगे, जो इन दोनों बलों को, इन दोनों दाबों का करेंगे मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। मान लो ये वायुमंडलीय दाब का मान है 15, पृष्ठ तनाव का मान है 5। बताओ तो बाहर से अंदर की कितना काम किया? 15 + 5, 15 + 5 20। तो अंदर से भी कितना लगेगा? इसका आप बूंद का अस्तित्व बना रहे, कितना लगेगा? अंदर से बाहर की ओर लगेगा 20 पास्कल, मान लो दाब है, तब ये बूंद का अस्तित्व क्या रहेगा? मेंटेन रहेगा। अब बताओ अगर हम पृष्ठ तनाव छोड़ दे, मान लो सरफेस टेंशन मान लो नहीं लग रहा है, तो किस दाब का मान ज्यादा होगा? बाहर का अंदर का? अरे भैया अगर मैं इसको नगण्य मान लूं, इस प्रेशर को मैं नगण्य मान लूं, तो ए है 15, ए कितना है? 20। ए है 15, ए है 20। इस अंदर वाले का प्रेशर क्या है? ज्यादा है, किससे? बाहर की अपेक्षा। तो बाहर वाले का अंदर वाला क्या करेगा? अंदर वाला दाब जो बूंद थी उसके आयतन को बढ़ाने का प्रयास करेगा, मतलब बूंद और क्या हो जाए? बड़ा हो जाए, मतलब इसके आयतन को अंदर से बढ़ाने का प्रयास करेगा। और इसी प्रेशर को, इसी दबाव को हम लोग कहते हैं क्या? अधिक दाब। अधिक दाब क्या होता है? किसी बूंद पर बाहरी और आंतरिक, बाहर दाब कितना है? 15, अंदर दाब कितना है? 20। किसी बूंद पर बाहर लगाए गए दाब और अंदर से लगाए गए दाब के बीच के अंतर को हम लोग कहते क्या है? अधिक दाब कहते हैं। और हमेशा ध्यान रहे, हमेशा बूंद के अंदर का दाब ही अधिक होगा, तभी ये बूंद क्या होगी? इसकी त्रिज्या क्या होगी? इसकी त्रिज्या बढ़ेगी धीरे धीरे, इसका दाब हमेशा ज्यादा रहेगा। ध्यान रहे, अधिक दाब उसी को हम लोग कहते क्या है? एक्सेस प्रेशर। तो पहले भाषा लिखो, इसको हम प्रूव करते हैं। तो भाषा लिखो पहले। किसी द्रव की बूंद में, किसी द्रव के बूंद में किसी द्रव की बूंद में आंतरिक दाब का मान बाहर के दाब से अधिक हो जाता है। आंतरिक दाब का मान बाहर के दाब से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है, तो इस आंतरिक और बाह्य दाब के अंतर को
तो इस आंतरिक और बाह्य दाब के अंतर को बाह्य दाब के अंतर को अधिक दाब कहते हैं। अधिक दाब कहते हैं, एक्सेस प्रेशर। अब हम फाइंड करते हैं तो किसी बूंद के अंदर अधिक दाब का मान कितना होता है। ठीक, पहला, किसी बूंद के अंदर अधिक दाब, मतलब कोई बूंद है वह अंदर से कितना अधिक प्रेशर लगाता है। अब ध्यान से लिखो मत। चलो मान लेता हूं मैं स्टार्टिंग में कोई बूंद थी। ठीक, स्टार्टिंग में कोई बूंद था, इसने अंदर से दाब लगाया। इसकी पहले त्रिज्या कितनी थी? पहले त्रिज्या थी यार, अंदर से दाब लगा करके इसने अपने आकार क्या किया? बढ़ा लिया। इसने अपने आकार क्या की थी? बढ़ा लिया। सही हो? चलो, एक त्रिज्या मालूम बढ़ गई डेल आर। कितना बढ़ गई? डेल आर। बताओ अब टोटल त्रिज्या कितनी हो जाएगी? आर प्लस डेल आर। कितना है? आर। मतलब अंदर से दाब लगे, यहां से दाब लगा पी, यहां से दाब लगा पी, यहां से दाब लगा पी, इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बढ़ गया। क्षेत्रफल में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई हम वही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। अब ध्यान समझो, ध्यान से चलो। वो कह रहा है अगर कोई बूंद होती है उसमें द्रव की एक पृष्ठ होती है, द्रव की एक सतह होती है, एक पृष्ठ होती है, लेकिन वही अगर कोई साबुन का बुलबुला हो तो साबुन के बुलबुले के अंदर एक पृष्ठ तो कहां बनता है? एक पृष्ठ बनता है बाहर, दूसरा पृष्ठ कहां बनता है? अंदर। उसमें दो पृष्ठ बनते, ध्यान रख रहे हैं। अगर पानी की बूंद होगा उसमें केवल एक पृष्ठ होंगे, लेकिन वही साबुन बूंद होगा कितने पृष्ठ होंगे? दो पृष्ठ। एक होगा अंदर, दूसरा क्या होगा? बाहर। ये देखो तो हम निकालेंगे। हम मान लेते हैं, माना द्रव की बूंद की त्रिज्या, माना द्रव की बूंद की त्रिज्या आर तथा डेल पी, बता रहा हूं, डेल पी दाब बढ़ाने पर थोड़ा दाब बढ़ा दिए, थोड़ा दाब बढ़ा दिए, मतलब कौन था? कितना दाब है? जितना दाब लगा वो कितना वृद्धि हुआ है दाब में। मान लो डेल पी में थोड़ा दाब बढ़ा दिया। ठीक, डेल पी दाब बढ़ाने से बूंद की त्रिज्या, बूंद की त्रिज्या कितना हो जाती है? आर प्लस डेल आर हो जाती है। सही है? तो डेल पी दाब बढ़ाने से बूंद की त्रिज्या कितनी हो गई? आर प्लस कितना हो गया? आर हो गया। मैंने थोड़ा दाब लगाया। ठीक, अब हम निकालेंगे द्रव की बूंद द्वारा किया गया कार्य, द्रव की बूंद द्वारा किया गया कार्य। द्रव की बूंद द्वारा किया गया कार्य।
हम लोग जानते हैं कार्य बल क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। क्या जी लिख रहा हूं मैं, बल गुणे विस्थापन, सही है। बल गुणे विस्थापन यानी W बराबर होता है F इंटू दूरी ना R मान। विस्थापन कितना हुआ है, डेल आर कितना हुआ जी, अभी रुके रहो। अब बताओ दाब बराबर क्या होता है, दाब बराबर बल बटे, हम लोग जानते हैं P बराबर बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल, सही है। दाब बराबर बल बटे क्षेत्र, तो जो विस्थापन है, विस्थापन कितना हुआ भैया, विस्थापन डेल आर हुआ ना, यानी आर के स्थान क्या लिखोगे, डेल आर लिखो। अब यहां पर बताओ हम लोग यहां से बराबर क्या लिखेंगे, P इंटू जी, दबाव यहां काम कर रहा है, डब्ल्यू क्या हो जाएगा, P गुणे A गुणे डेल आर। ये क्या है, बूंद का क्षेत्रफल, बूंद का क्षेत्रफल, बूंद कैसे है, गोलाकार, ठीक जी, बूंद कैसे है, गोलाकार, मतलब गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का संपूर्ण चाहे कहो चाहे पृष्ठ को कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो डब्ल्यू क्या जाएगा बोलो, P गुणे 4 पाई आर स्क्वायर गुणे क्या हो गया, डेल आर। समीकरण क्या मान लो इसको, एक मान छोड़ दो, समीकरण मैंने मान लिया एक, डेल आर हो गया। अब यहां थोड़ा बहुत ध्यान समझो, होगा क्या, अभी मैंने निकाला इस बूंद द्वारा, जो अंदर वाला बूंद था, इसके द्वारा अपना क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, अपना आकार बड़ा करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, इतना। अब हम निकालेंगे उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुई, पहले क्षेत्रफल था ना, अब क्षेत्रफल क्या हो गया है, इतना हो गया है। क्षेत्रफल में क्या वृद्धि नहीं हुई होगी, तो क्षेत्रफल वृद्धि निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाले क्षेत्रफल में से छोटे वाले का घटाना पड़ेगा। तो पहले बड़े वाले क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, फिर निकाल के छोटे वाले का निकालते हैं। चलो ये क्या जानते हो, बता रहे जान जाओ, चलो निकालो। क्षेत्रफल, बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि, ध्यान रहे जो बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि होगी वही किए गए कार्य क्या होगी, बराबर होगी। अगर कोई बूंद अपना क्षेत्रफल बढ़ाता है ना, उसमें क्या होती है, उसके द्वारा एक कार्य किया जाता है, वही कार्य उस बूंद के अंदर एक पृष्ठीय ऊर्जा के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। इसमें जी एक पृष्ठ, अगर कोई बूंद अपने क्षेत्रफल, पहले उसका क्षेत्रफल कुछ था, अपने क्षेत्रफल बढ़ा रहा है, तो क्षेत्रफल के बढ़ाने के कार्य में उसका क्या किया जाता है, एक कार्य किया जाता है, और कार्य करने से उसके अंदर क्या होती है, एक एनर्जी स्टोर होती है, संचित होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय ऊर्जा। यानी जब कोई बूंद अपने क्षेत्रफल बढ़ा रहा होता है तो अपने अंदर एक एनर्जी को संचित कर रहा होता है, उसको हम लोग कहते क्या है, पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। तो भी क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ, क्षेत्रफल बढ़ने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। बात समझ में आया, ठीक, तो वही चीज है। तो बूंद के क्षेत्रफल में वृद्धि, बूंद कैसा है, मतलब मान लो लास्ट वाला क्षेत्रफल क्या है, A2, क्या है A2, और पहले वाला क्या है A1। लास्ट वाले त्रिज्या कितनी होगी, A है डेल आर, A क्या है R, तो R प्लस क्या जाएगा, क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई ये त्रिज्या कितनी हो गई है, R प्लस डेल आर का माइनस, इसकी त्रिज्या आ रही थी, इसे कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, 4 पाई कॉमन लो, क्या बचेगा, आर प्लस डेल आर का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, अंदर ओपन करो, 4 पाई आर प्लस डेल आर का
होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू आर इंटू डेल आर माइनस आर स्क्वायर। सही चल रहा है ना? ठीक, आर स्क्वायर क्या हो गया? कर गया। तो कितना आया? आ गया 4 पाई। ये क्या डेल आर बहुत नगड़ है क्यों भैया? ये बताओ, मान लो मैंने इतना लंबा लिया तुमको दिखने के लिए, अरे बहुत छोटा था, मैं विधि मानो तो बहुत छोटा हुआ है, बहुत नगड़ हुआ है। डेल आर तो मान लो 0.2 है, और 0.2 को तुम वर्क करोगे तो कितना आएगा? 0.04 और कम आ जाएगा। समझे? किसी छोटी चीज तुम वर्क करोगे ना, वो वैल्यू क्या होगी? और ही छोटी होती चली जाए। 0.04 हम लोग क्या मैथ कैलकुलेटर इसको लिखते हैं? नहीं, छोड़ देते हैं, वैल्यू बहुत छोटी आएगी। मान लो 0.1 होता, कितना होता जी? 0.01 सेंट वर्क करते, बहुत कम वैल्यू, बहुत नगड़ आती है। तो इसके हम लोग इसको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, नगड़ मान लेते हैं। जब नगड़ मान लोगे तब क्या होगा? तो 0 हो गया, क्या बचेगा? 2r डेल आर। ठीक है ना? क्या हुआ? अभी तो हुआ 0 हो गया ना, तो 0 हो गया तो वही आ गया, ये तो 0 हो गया ना, बात तो हुआ। ठीक, बुलाओगे ना जी? 4 दूनी 8 पाई आर इंटू डेल आर, यहां लिख ना, डेल आर क्या मान लिया गया? नगर। नगर। तो लोग कहोगे यहां क्यों नहीं माने? यहां मान आएगा, यहां पर स्क्वायर हो रहा है, यहां पर मान तो बहुत ही कम आएगा, यहां थोड़ा बड़ी वैल्यू आ जाएगी, यहां पर स्क्वायर हो रहा है, बहुत कम वैल्यू आएगी। इसको मैंने छोटा मान लिया, नगर छोड़ दिया उसको, इसको मैंने ले लिया, इतना आ गया। अब यहां समझो ध्यान से हो क्या रहा है। हमने बोला क्या? बुध के क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगी वो उसके अंदर एक एनर्जी रूप में क्या होगी? स्टोर होगी, जिसको हम लोग कहते क्या है? क्रिस्टी ऊर्जा। मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक, ये लिखूं मैं? कहां लिखूं? ये लिख रहा हूं, चलो। बुध के अंदर संचित पृष्ठीय ऊर्जा, ठीक, चाहे कहो ई चाहे कहो डब्ल्यू, वो क्या आता है? टी गुणे डेल ए। क्यों? टी बराबर होता है डब्ल्यू अपान ए। टी क्या होता है? डब्ल्यू अपान ए। बताओ, तो ई चाहे लिखो चाहे डब्ल्यू लिखो, क्या हो जाएगा? बताओ। टी, टी पृष्ठ तनाव है, ठीक है, पृष्ठ तनाव है। डेल कितना निकला हुआ? यही तो वृद्धि, यही तो है डेल ए। कितना निकला बोलो? 8 पाई आर इंटू डेल आर। इसको समीकरण नंबर 2। तो ए है समीकरण 1, ए है समीकरण, ए भी डब्ल्यू है और ए भी क्या है? कार्य करने क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जो कार्य की मात्रक होता है वही क्या होता है? दोनों बराबर ही होता है। ठीक, समीकरण 1 और 2 तुलना करने पर समीकरण 1 था समीकरण 2 की करने पर, तुलना करने पर, जब तुलना करोगे तो क्या लेगा? हमारा मकसद निकालना क्या है? क्या निकालना है? अधिकता पी का मान निकालना। क्या जी? पी। तो पी वाला बटन आगे करो, बताओ क्या हो जाएगा? पी गुणे 4 पाई, क्या जी? आर स्क्वायर ना, गुणे डेल आर बराबर, तो ये लिखोगे। बताओ, किसी कोई डाउट? पी गुणे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल आर कितना है? टी गुणे 8 पाई आर इंटू डेल आर। क्या घटे? एक आर डेल आर से डेल आर कर गया, पाई से पाई कर गया, 4 दूनी 8 कर गया, एक आर से एक आर कर गया, क्या बचा? पी गुणे आर बराबर क्या हुआ? टी, 2t, यानी पी और क्या गया?
टूटी बटे, यही है सबसे मेन फार्मूला। किसी बूंद के अंदर अधिक दाब का जो प्रेशर होता है, फार्मूला होता है टूटी बटे क्या होता है, आर होता है। ठीक है, पृष्ठ तनाव आर क्या है, बूंद की त्रिज्या, हमको निकाला वहां पर अधिक दाब। ठीक है मान, किसी कोई दिक्कत, धड़बड़ा से डाल लो।